हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंसेंजो का एपिसोड 3। अगर आप इससे पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें एपिसोड 1 और 2 आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Got up this morning and I'm feeling nothing. Received from yesterday, pop out on my jeans. The date was 24th of July. You hold my hand for the first time. तो एपिसोड स्टार्ट होता है, पार्टी चल रही होती है। चायंग विंसेंजो को बात करने के लिए लेके जाती है और बोलती है कि तुमने अपने पैसे से इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है, ये कोई गुडविल या कोई बहादुरी का काम तो है नहीं। तुम्हारा इसके पीछे रीजन क्या है? तुम रोज एक नया बोराल्टो सूट पहनते हो, तो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम जैसे आदमी को प्लाजा से क्या काम हो सकता है। विंसेंजो इम्प्रेस हो जाता है कि उसे पहला ऐसा इंसान मिला है जो कोरिया में उसके सूट की एक्सक्लूसिविटी को पहचानता है, कि उसका सूट कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है, ये सब जानता है। विंसेंजो उससे बोलता है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया और प्यार करने के पीछे कोई रीजन या कारण नहीं होता। चायंग बोलती है कि जब लोग ऐसे कहते हैं तो मुझे बेवकूफ़ी लगती है, पर हर चीज़ के पीछे कारण होता है। इतने में इटालियन एम्बेसडर उसे बुला लेते हैं विंसेंजो को, और विंसेंजो वहाँ से चला जाता है। गुंडे जो बिल्डिंग डिमोलिश करने आए होते हैं वो वहाँ पे पुलिस की टीम को देखते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों को तो आज यहाँ नहीं होना था। पुलिस ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि वो इटालियन एम्बेसडर, कोरिया के जो इटालियन एम्बेसडर हैं उनकी सिक्योरिटी डिटेल पे यहाँ आए हैं, वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये सुन के गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। चायंग को अपने बॉस से डांट पड़ रही होती है कि रिसर्चर के भागने की बात तुमने बताई क्यों नहीं। चायंग बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती हूँ। म्यूंगी बोलती है कि तुम 8 साल के एक्सपीरियंस से ये सब बोल रही हो। चायंग बोलती है अपने बॉस को कि आप या तो मुझ पे विश्वास करते हो, और अगर करते हो तो मुझे हिम्मत दो, काम में कमियां मत निकालो। म्यूंगी बोलती है ठीक है, पर अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाई तो हम तुम पर और विश्वास नहीं कर पाएंगे और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जुनू से बोलती है आज घर जाने के बारे में मत सोचना, मुझे रिसर्चर मिंचुल की फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सब पता करके बताओ और मुझे खर्चे के लिए पैसे निकलवा देना, क्योंकि जो भी मुझे उसके बारे में क्लू देगा उसे पैसों से खरीद लूंगी। जुनू बोलता है कि इतना पैसा देने की जरूरत क्या है। चायंग बोलती है कि जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है उसे पैसे से सॉल्व कर देना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे और सब खुश रहे। बिल्डिंग के लोग खुश होते हैं और डेमोलिशन नहीं हुआ, डेमोलिशन के लिए जो लोग आए थे चले गए, और वो विंसेंजो की पर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगते हैं कि विंसेंजो हमारी साइड है। उधर विंसेंजो सोचता है कि सिर्फ पार्टी से तो बिल्डिंग को गिराना रुक नहीं सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। विंसेंजो आरडीओ 90 की फाइल देखने लगता है। ऑफिस के सभी लोग झांक कर म्यूंगी का अजीब सा डांस देख रहे होते हैं और मजाक बनाते रहते हैं उसका। जुनवो चायंग से बोलता है कि मुझे जल्दी से इंटर्नशिप खत्म करके पार्टनर बनना है ताकि हम साथ में काम कर सकें, बेसबॉल मैच देख सकें, बियर और चिकन खा सकें। चायंग बोलती है ये काम नहीं, डेटिंग होती है। जुनवो बोलती है तो वो तो और भी अच्छा है। चायंग बोलती है मैं काम करने वालों के लोगों के साथ डेट नहीं करती, सपने देखना छोड़ दो। जुनवो से काम के बारे में पूछती है। जुनवो से विंसेंजो की इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये सच में लॉयर है, पर ये हैंडसम भी बहुत है। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? क्या इसलिए तुमने मुझे मना कर दिया? चायंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे बारे में इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। उधर विंसेंजो इटालियन रेस्टोरेंट जाता है और खाने की बुराई करता है। मिस्टर एन जो कि सीक्रेट एजेंट है, वो इटालियन रेस्टोरेंट में खाने की तारीफ करके किसी तरीके से ओनर से वहाँ पे काम करने के लिए इंटर्नशिप ले लेते हैं कि मैं आपका असिस्टेंट बन के काम कर लूँगा। विंसेंजो मिस्टर होंग से पूछता है कि क्या आपको पता है आरडीओ 90 में इस्तेमाल होने वाला सबसे मेन कंपोनेंट है वो एक नशीली दवाई है जो इंसान को नशे का आदी बना देती है। बाबेल वालों ने आपको धोखा दिया है। मिस्टर होंग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब अगर ये मार्केट में आ जाती है तो नशा बेच रहे होंगे लोगों को। विंसेंजो बोलता है क्योंकि ये सिर्फ एक दर्द कम करने की दवाई के तौर पर आएगी, ये आम जनता तक पहुंच जाएगी और उन्हें नशे का आदी बना देगी।
जैसे यूएस में हुआ था, और लत लगने के बाद जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका और इटली में हुआ, बड़े बड़े ड्रग माफिया आने लगे, यहाँ भी आएंगे। मिस्टर होंग बोलते हैं कि मुझे कैसे भी इनको रोकना है। विंसेंजो को फोन आता है और वो नानक टेम्पल में जाकर हीटिंग पैड्स फर्श पर बिछाने में मॉन्क की मदद करता है। मिस्टर एन को ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये आदमी कितना दयालु है, खुद क्रिश्चियन है पर फिर भी बुद्धिस्ट मॉन्क की मदद कर रहा है। बिल्डिंग के कोने में स्कूल के बच्चे छिपकर सिगरेट पी रहे होते, विंसेंजो उन्हें पीट पीट के भगा देता और कहता आज के बाद ये मत करना। मिस्टर हैन जो कि विंसेंजो का पीछा कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं, सोचते हैं कि क्या ये अपने गुनाहों की पछतावा करने के लिए यहाँ पे आया है। इस आदमी को समझ पाना मुश्किल है। चायांग रिसर्चर मिंचुल के छोटे भाई से मिलने जाती है और ड्रामा करती है ताकि वो उसे अपने भाई के बारे में कुछ बता दे। तो उसे धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस बुला लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। जुनवो चायांग से कहता है कि एक बार अपने पापा से बात करके देखो, अगर उस रिसर्चर ने कुछ बोल दिया तो आप मुसीबत में पड़ जाओगी। मेरा एक दोस्त कोरिया में नई लॉ फर्म स्टार्ट कर रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। चायांग बोलती है कि कोई नई लॉ फर्म मेरी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। लॉयर्स को रात को डिनर पे बुलाया है, खासकर उसे। मिस्टर होंग को उस रिसर्चर के साथ अपनी मीटिंग याद आती है जिसमें उसने उन्हें बताया था कि RDU-19 नशीली दवाई है और बाबेल के कहने पर टेस्ट सब्जेक्ट्स पर गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैं कोर्ट में तभी गवाही दूंगा जब आप मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी दोगे। जब विंसेंजो ने उन्हें बताया था तो वो अनजान बन गए थे, पर उन्हें सब पता था। विंसेंजो आता है कि आपको इस केस की सबसे बड़ी बात समझ आई, ये लोग बिजनेसमैन नहीं है, राक्षस है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आगे का रास्ता बंद है, समझदारी इसी में है कि आप यहीं से मुड़ जाए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तब तक मुक्का मारता रहूंगा जब तक मेरी हड्डियां नहीं टूट जाती। इतने में मिस्टर होंग को एक फोन आता है और वो विंसेंजो को अपने साथ ले जाता है। वो एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर पेशेंट होती हैं ओ ग्योंग जा, जो पिछले एपिसोड में दिखाया था कि जिनके केस में विंसेंजो बैठा था। जो उन्हें हथकड़ी में देख के उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। बाबेल ग्रुप के मिस्टर ना को विंसेंजो मिलने बुलाता है और बोलता है कि मुझे 2 बातें कहनी है। पहला, 2 महीने तक प्लाजा डेमोलिश नहीं होगा मतलब गिरेगा नहीं, और दूसरी, जब वो गिराया जाएगा तो वो मेरे लोग करेंगे। तो मिस्टर ना बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो। विंसेंजो ने कुछ पेपर्स देता है और ब्लैकमेल करता है कि ये तुम्हारे रिश्वत, धमकी, इलीगल काम की सारी डिटेल्स हैं और तुम्हारे अफेयर की भी। अगर ये सब कुछ लीक हो गया तो सोचो क्या होगा। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और कोई उल्टी हरकत की तो तुम मर जाओगे। उधर ऑफिस पार्टी में म्यूंगी की बदतमीजी का जवाब चायांग उसकी नकल उतार कर देती है। म्यूंगी चायांग को धमकी देती है। मिस्टर ना बिल्डिंग गिराने जा रहे गुंडों को रोक देते हैं। मिस्टर होंग चायांग और विंसेंजो को घर बुलाते हैं और चायांग को बाबेल के बारे में सब बताते हैं। चायांग बोलती है कि आपका दिमाग में ये सब डाला किसने, आपको ये सब फालतू की बातें बता कौन रहा है, क्या विंसेंजो के साथ मिलकर आप यही सब साजिशों के बारे में डिस्कस करते हो। चायांग वहां से चली जाती है। बाहर उन्हें विंसेंजो मिलता है और वो उसे बोलती है कि मेरे पापा से बेकार की बातें करना बंद कर दो। नशा, ड्रग माफिया, क्या यहाँ कोई अमेरिकन टीवी शो चल रहा है? इस तरह से तो बाबेल दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल और बड़ी कंपनी बन जाएगी। तुम तो मेरे वकील होने की काबिलियत पर ही शक करोगे। विंसेंजो कहता है कि चोरों का कोई धर्म नहीं होता, उनके झूठ छुपा छुपा कर तुम्हें सच दिखाई देना बंद हो गया है। विंसेंजो मिस्टर होंग से ओग्योंग जा के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि उनके पास जिंदगी के बस 6 महीने बचे हैं, तुम अपनी माँ से जाकर मिल लो वरना तुम्हें बाद में पछतावा होगा। विंसेंजो बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि वो मेरी माँ है। मिस्टर होंग बोलते हैं मैं 30 साल से वकील हूँ, मुझे भी कुछ अंदाजे होते हैं। मैंने तुम्हें 5 साल पहले कोर्ट में उनके केस में देखा था, फिर जेल के बाहर भी देखा, और उस दिन भी जब तुम पूछ रहे थे। किसी अपने को ही अपने के बारे में इतना दुख होता है। बाबेल ग्रुप अपने ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे 14 रिसर्चर्स को मरवा देता है। ये देखकर मिस्टर होंग को गुस्सा आ जाता है। वो चायांग को बोलता है कि आप बाबेल के केस पर काम करना छोड़ दो, बहुत लोग मर रहे हैं। चायांग बोलती है मैं उनकी वकील हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जुनू बोलता है कि जो लोग मर रहे हैं वो भी उन्हीं के यहाँ काम करते थे। चायांग उसे डांट कर चुप कर देती है कि तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो। जुनू बोलता है कि मुझे आपकी फिक्र है और वहां से चला जाता है। वुसांग लॉ फर्म का हेड म्यूंगी से कहता है कि ऐसे कैसे इतने लोगों को मरवा दिया। म्यूंगी कहती है कि हमारे लिए
मैसेज था कि अपना काम ठीक से करो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो डर जाता है। होंग एक्सीडेंट वाली जगह पे जाके तमाशा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बिना केस कैसे क्लोज कर दिया गया। विंसेंट जो देख रहा होता है कि बाबेल के लोग वहाँ नजर रखे हुए हैं, वो उन्हें वहां से ले जाता है कि लॉयर का ये काम नहीं होता, आप खुद को मुसीबत में डाल लोगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं मरते दम तक यही करूंगा क्योंकि मैंने यही अपनी किस्मत में लिखा है। ज्यादा समझदार लोग इस दुनिया पर राज करते हैं, पर मेरे जैसे बेपरवाह और नासमझ लोग इस दुनिया की रक्षा करते हैं। बाबेल का चेयरमैन जांग हनसू मिस्टर हान और म्योंगी को खाने पर बुलाता है और बोलता है कि जो लोग मर गए हैं उनकी फैमिली को मुआवजा जल्दी मिल जाना चाहिए। उसके जाने के बाद म्योंगी मिस्टर हान से बोलती है, आप लोगों को पहचानने में कितनी बड़ी गलती करते हो, ये आदमी बाबेल का हेड बनने के लायक नहीं है, ये तो बेवकूफ है। म्योंगी बताती है उसकी जादुई बॉल ने उसे बताया है कि वो रिसर्चर मिस्टर होंग से ऑलरेडी मिल चुका है। रिसर्चर मिस्टर होंग को फोन करता है और वो कोर्ट की गवाही के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बाबेल वाले उसे कभी भी मार सकते हैं। विंसेंटो बिल्डिंग के दुकान वालों से बात करता है और बोलता है कि हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा, हम बार बार तो पार्टी करके बिल्डिंग को गिराना रोक नहीं सकते। मैं यहाँ पास में एक मॉल खरीद लूंगा और आप लोगों को वहां शिफ्ट कर दूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। उन लोगों को पहले तो शक होता है पर वो फिर लोग बाद में फैसला लेते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो विंसेंटो ले लेगा, तो ठीक है हम आपका ऑफर मंजूर कर लेते हैं। म्योंगी चायंग को बाबेल के सारे केस से हटा देती है क्योंकि वो अपने पापा को हैंडल नहीं कर पा रही थी। चायंग मिस्टर होंग के ऑफिस जाती है और लड़ने लग जाती है कि आपने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, अब आपकी वजह से मुझे ऑफिस में सबसे ऊपर की पोजीशन से हटाकर सबसे नीचे कर दिया। आपकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई और जब वो मर रही थी आप समाज सेवा करने में लगे थे। विंसेंटो वहां फंस जाता है और उसे लग जाती है। विंसेंटो बाहर चायंग से मिलता है और बोलता है कि बच्चे जब भी बदतमीजी करते हैं बाद में उन्हें पछतावा होता है, तुम्हारे पापा और मैं उनकी रोज की जगह पर बैठे होंगे, मन करे तो आ जाना। म्योंगी अपनी जादुई बॉल को फोन करके कुछ ऑर्डर देती है। मिस्टर होंग परेशान होते हैं कि मैं कितना भी मजबूर हूं पर मेरी बेटी की वजह से मुझे दुख होता है, ये लोग मेरी बेटी को कितना परेशान करते हैं। विंसेंटो उन्हें फिर समझाता है कि आप अकेले खतरे में नहीं हो, आपकी बेटी भी है, कायर बन जाओ इस बार और पीछे हट जाओ, पर वो मानते नहीं है। चायंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा से मिलने जाने लगती है। उधर रिसर्चर पर हमला होता है और वो मिस्टर होंग को फोन करता है पर वो उठा नहीं पाते। विंसेंटो देख लेता है, वो मिस्टर होंग से इस बारे में पूछ ही रहा होता है कि एक ट्रक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या हुआ होगा मिस्टर होंग और मिस्टर विंसेंटो के साथ? हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।